नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिल्म सेंसर बोर्ड और उसके विवाद को लेकर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में फिल्म सेंसर बोर्ड की ज़रूरत है या नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ फिल्में रिलीज़ हो जाती हैं, उसके बाद विवाद आग की तरह फैल जाता है। हर कोई उस पर, अगर हम पीके की बात करें तो आपको याद होगा कि पीके को लेकर बहुत सारे लोगों ने, खासकर साधु संतों ने, हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि इससे हमारे समाज में कहीं ना कहीं से गंदगी फैलेगी और जो एक आस्था होती है उस पर चोट लगता है। इस चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से निकले हैं अरविंद रंजन दास, बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं, बहुत सारे धारावाहिक बना चुके हैं। अरविंद रंजन दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारी सहयोगी हैं रिद्धिमा सक्सेना। रिद्धिमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख में जिस तरह से फिल्म सेंसर बोर्ड विवादों के घेरे में है, ऐसे में सवाल एक बहुत ही अहम हो गया है कि वाकई आज ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि जब किसी फिल्म को पास कर दिया जाता है सेंसर बोर्ड के द्वारा, उसके बाद अगर कोई सवाल उठाता है तो कहीं ना कहीं से आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरकारी नियंत्रण में होता है। और सरकार ने कभी भी उसको ये नहीं कहा कि आप इस फिल्म को ऐसे मत दिखाइए, ऐसे दिखाइए। और जाहिर सी बात है, आज की तारीख में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा और बाकी सदस्यों के द्वारा कि सरकार का कहीं ना कहीं से हस्तक्षेप होता है, ये अलग बात है कि सरकार ने उसका खंडन किया है। मोहम्मद उस्मान जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे विवाद को किस नज़रिए से देखते हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, अभी जो ये ताज़ा मामला है, अभी जहाँ तक इसका एक भले ही ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन जो इसका राजनीतिकरण जो हो रहा है वो हमारी नज़र के सामने है जी। अभी इस मामले में देखिए, अभी जहाँ तक डेरा सच्चा सौदा के जो गुरु है राम रहीम जी, वो उन्होंने, आपको याद होगा हरियाणा इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया था जी। और उन्होंने घोषित किया था कि अपने जो समर्थक है, उनके जो फॉलोअर्स है, उनको उसने कहा था कि आपको खुलकर बीजेपी का साथ देना है। यानी उसने एक जाहिरी तौर पर बीजेपी का साथ दिया था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर उनका ऑब्लिगेशन था। बहरहाल जब उनकी फिल्म रिलीज होनी थी, उस पर रोक लगी, जब देखा गया कि बहुत सारे इसमें विरोध है, क्योंकि सिखों का जो धर्मगुरु है उन्होंने भी विरोध दर्शाया, तो कहीं ना कहीं वो फिल्म रिलीज नहीं होनी थी। लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने उन्हें उस फिल्म को पास किया। तो उसके बाद जो शुरू हुआ वो विद्रोह सेंसर बोर्ड में, और एक के बाद एक मतलब इस्तीफा देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एजेंसी के ऊपर अगर राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा तो एजेंसियां इस तरह काम नहीं कर पाएगी। ये मेरा स्पष्ट मानना है कि इसमें बीजेपी ने कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया है और ये बिल्कुल गलत है। अरविंद रंजन दास जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है फिल्म इंडस्ट्री से, आपने धारावाहिक बनाए हैं, फिल्में बनाई हैं, आपका कैसा अनुभव रहा? क्योंकि आपके साथ भी कहीं ना कहीं से अलग अलग नज़रिए से पेश किया फिल्म सेंसर बोर्ड ने, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अब फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रति अपने अनुभव के बारे में थोड़ा सी बाद में बताता हूँ। अभी तुरंत जो बात चल रही है उसमें मैसेंजर ऑफ गॉड की बात अभी आई, बाबा राम रहीम की फिल्म की बात आई। अब यहाँ देखिए, राजनीतिकरण किसी भी ऐसी व्यवस्था का गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसी जो भी बॉडी है उसे अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उसके भरोसे पर ही पूरी की पूरी ऐसी व्यवस्था टिकी हुई है। अगर एक बॉडी है वो किसी फिल्म को सेंसर करती है, मैं यहाँ पर तुरंत में पीके फिल्म का नाम लूँगा कि एक ऐसी बॉडी जो कि पीके फिल्म को सेंसर करती है और ये पाती है कि ये हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को, या जो भी सर्टिफिकेट वो उस फिल्म को देती है, ये पाती है कि उस सर्टिफिकेट के अधीन आने वाले व्यक्तियों के देखने लायक ये फिल्म है और इससे किसी की भावना आहत नहीं होती। ये फिल्म बड़े ही आराम से दर्शकों को दिखाई जा सकती है। ये जब वो महसूस करती है ना, तब वो सर्टिफिकेट देती है। और जब वो सर्टिफिकेट देती है तो उस सर्टिफिकेट का एक मान है, तभी ये व्यवस्था टिकी हुई है। वरना सीधा सीधा सवाल पैदा होगा कि सेंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैसेंजर ऑफ गॉड के केस में हम आते हैं एमएसजी के केस में इसे रोका गया
तो कोई भी फिल्म पूरी की पूरी नहीं रुकती। उस फिल्म के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनको लेकर ऐसा समझा जाता है कि अगर ये भाग समाज के लोग देखेंगे तो उन पर बुरा असर पड़ेगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था दूषित होगी, तब जाकर उस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ उस फिल्म में थी तो ज़रूर, तभी सेंसर ने ऑब्जेक्शन लिया। लेकिन सेंसर की व्यवस्था कई स्तरों पर है। आप सेंसर बोर्ड के बाद आप रिवाइजिंग कमेटी में जा सकते हैं जी, एक बोर्ड है, वहाँ जा सकते हैं, और सबसे ऊपर इस देश के कानून में, संविधान के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं जी। एमएसजी फिल्म सेंसर बोर्ड के लेवल से ऊपर उठकर उसने ऊपर के लेवल पर में शिकायत की और उसने इस फिल्म को पास कर दिया। इसमें राजनीति की बू सूंघी जा सकती है, मगर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से तमाम चीज़ें हो रही हैं और किसी खास राजनीतिक दल पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें राजनीतिकरण की प्रक्रिया हैं। फिल्म निर्माण या फिल्म की चीज़ें इतनी बारीक होती हैं कि उसे इन तमाम चीज़ों से जितना दूर रखा जाए उतना समाज का भला होगा। सेंसर के निर्णय को मान्यता मिलनी चाहिए, उसे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, और एक व्यवस्था को कायम रखने के लिए हर किसी को प्रयास लेकिन करना आपको ये नहीं लगता कि यहाँ के जो बाबा ने ये फिल्म बनाई है, अब ये ठीक है, आजकल जो बाबा है जितने वो कहीं ना कहीं पार्टी का समर्थन दे रहे हैं, पार्टी का समर्थन ले रहे हैं, यानी हम उनकी आध्यात्मिकता और पे ज्यादातर हम बाबा ऐसे जिनकी दुकानें लगभग बंद थी। हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनको राजनीति में पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है कि समर्थन देना किसी खास पार्टी को? क्योंकि हमने इससे पहले भी एक बाबा है जो बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, अभी ये बाबा भी है, इन्होंने भी इलेक्शन में हरियाणा के इलेक्शन में साफ साफ इसको समर्थन दिया था। तो इसलिए ये जो समर्थन देते हैं तब जाके कहीं ना कहीं वो एक पार्टी भी शक के दायरे में आती है। तो इसलिए भी भले पास किया अपीलेट अथॉरिटी ने। उस्मान भाई, भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ था पिछले दिनों। बिल्कुल, अध्यक्ष जी गिरफ्तार हुए। सीओ लेवल के व्यक्ति जब अरेस्ट होते हैं तो ये बड़ा संगीन मामला होता है भ्रष्टाचार का। हमाम में सभी नंगे। हाँ, लेकिन ये हम अपनी व्यवस्था में, हाँ प्लीज, बिल्कुल, अभी देखो हम ये 21वीं सदी में जी रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार का फिर भी हम लोग इतना गीत गाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम एक अच्छा लोकतंत्र बना पाएंगे। हम कम से कम पश्चिम के देश देखो, वहाँ बहुत एजुकेशन आगे बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार बहुत कम हो चुका है। आपने बहुत सही बात कही है, बहुत सही बात कही है, और मुझे लगता है कि मैं भी लगभग वही बात कह रहा हूँ। राजनीतिकरण की प्रक्रिया वास्तव में बाबाओं की ओर से ही शुरू हो रही है, इसीलिए उनकी ओर शक की सुई जा रही है। ये केस मैसेंजर ऑफ बाबा है तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ढाबा है। रिद्धिमा, आप आज की युवती हैं, आज की लड़की हैं, आप किस तरह से देखती हैं विवाद को? क्योंकि 1952 में शुरुआत हुई थी फिल्म सेंसर बोर्ड की, आप आज के विवाद को देखती हैं तो क्या सोचती हैं? आशुतोष जी, मैं यहाँ पे बस एक ही बात रखना चाहूँगी कि फिल्म सेंसर बोर्ड की जो ये एक अभी हमने किस्सा सुना है कि एमएसजी पास नहीं हो पा रही, पर ये प्रभाव बहुत पहले से रहा है। और फिल्म सेंसर बोर्ड ही नहीं, ये सवाल बहुत गहरा है कि क्या मीडिया पर सरकारी प्रभाव, या जो हम आज देखते हैं चित्र, चलचित्र हों, पुस्तकें हों जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन पर क्या सरकारी प्रभाव या उसे राजनीतिक ऐनक से देखना सही है हमारे लिए? क्या जो ये सब बॉडीज जो हैं, हमारे इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई हैं जो अपने आप कार्य करने में सक्षम है, तो ऐसा केंद्रीय सरकार का या संविधान में ऐसा 1934 में लिखा गया था कि जब भी ये बॉडी बनेगी फिल्म सेंसर बोर्ड की तो उसे इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, उसमें गैर सरकारी कार्यकर्ता होंगे। तो इसका कथनी और करनी में तो बहुत, देखिए, हमेशा से हमने अंतर देखा है जी। हिंदुस्तान में लोग वादा करके सरकार बना लेते हैं और कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। ये खाक अच्छे दिन है उस्मान भाई? बहरहाल ये इंडिपेंडेंट बॉडी होनी सामूहिक रूप चाहिए, से जैसे इस्तीफा दे रिद्धिमा दिया ने जाता कहा। है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उनके अंदर एक निराशा थी, कुंठा थी, कैसे देखेंगे आप? नहीं, ये रिद्धिमा ने जैसे कहा कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली अगर काम करेंगे तो ये लोकतांत्रिक मूल्य इसमें मजबूत होंगे हमारे लोकतांत्रिक देश में। लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के एक राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर आ रहा है जी। और सबसे बड़ी बात है, इस लास्ट के भी 2 इंसिडेंट हुए, उसमें 2 चीज़ें उजागर हुई है, एक है करप्शन और दूसरा ये राजनीतिक हस्तक्षेप, जो दोनों ही हमारे एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। इस स्थिति में कोई भी एजेंसी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जुडिशियल हो,
सेमी जुडिशल हो, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगी, जनता के साथ न्याय नहीं होगा। और खास करके सेंसर बोर्ड जैसे वो एजेंसी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे संस्कृति, सभ्यता, म्यूजिक इंडस्ट्री, ये सारे इसके साथ जुड़ा हुआ है। जी। अगर उसका सीधा सीधा असर उस पर पड़ेगा तो मैं नहीं मानता कि इसमें अगर राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए कोई जगह होनी चाहिए, और बिल्कुल इसको इंडिपेंडेंट छोड़नी चाहिए। और इसमें सारे काबिल लोग हैं, आप इसमें किसी की उस पर आप शक नहीं उठा सकते हैं। और हर फील्ड से, इसमें क्षेत्र से इसमें लोगों को लिया जाता है। बिल्कुल। और एक साथ 13 लेकिन लोगों अरुण का जेटली ने इस्तीफा साफ देना, साफ कहा है उस्मान भाई कि मेरा कोई, हाँ। हमने कभी दखल नहीं दिया, और हर्षवर्धन ने भी यही कहा है कि कभी भी हमने ये कोशिश नहीं की। और लेकिन ये ज़रूर कहा कि यूपीए सरकार के लोग हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं से उनकी मानसिकता वैसी हो। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि वाकई जब सरकारें बदलती हैं तो क्या मानसिकताएं भी बदल जाती हैं? या जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी ये गलती नहीं है, आपके ऊपर जो आरोप है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ। देखिए, ख़ास तौर पर सिनेमा समाज का दर्पण है। है? जी। फूल पर कविता लिखना उतना ही ज़रूरी है, या फूल पर कविता लिखने वाला कलाकार भी समाज में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सीमा पर बंदूक लेकर लड़ने वाला सिपाही। जी। सिनेमा वो चीज़ है। सिनेमा पर सेंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसकी लंबी चौड़ी बहसों के बाद हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि सेंसर होना चाहिए, तभी हमने सेंसर बोर्ड बनाया। लेकिन सबसे हैरत अंगेज ये है कि आपकी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, लेकिन आपकी उसी फिल्म का ट्रेलर पास नहीं हुआ। इसको देखिए, इसको हम क्या मानें? ये बहुत ही अजीबोगरीब अनुभव होते हैं, क्योंकि किसी भी बोर्ड में गजब नगरिया आपकी फिल्म है, और जी हाँ। उस पर जो आपने उसमें जो यथार्थ दिखाने की कोशिश की है, जी हाँ। उसको हमने महसूस किया है। और वाकई आपको सलाम करना चाहिए, क्योंकि आपने एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट को फिल्माया है और बहुत ही बेशक, खूबसूरती से। बेशक। लेकिन सेंसर बोर्ड का जो नजरिया है, उस्मान भाई, पूरी फिल्म को पास कर दिया जाता है, लेकिन उसी फिल्म का जो ट्रेलर होता है उसको रोक दिया जाता है। हाँ, ये अनुभव मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फिल्म गजब नगरिया, इसे सेंसर ने यूएस सर्टिफिकेट से पास किया, जबकि इस फिल्म में बहुत सारी विवादास्पद चीज़ें थी। ये एक ऐसे नगर की कहानी है जहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब जहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस नगर की कहानी अगर उस नगर में दिखाई जाएगी जहाँ कानून नाम की चीज़ है या जहाँ कानून का राज चलता है, तो बहुत सारी विवादास्पद चीज़ें तो वैसे ही उठ खड़ी होंगी। लेकिन मुझे इतना सुंदर अनुभव है, इतना बढ़िया अनुभव है, फिल्म को सेंसर बोर्ड ने देखा और उसके बाद मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि एक तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम पास नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम ए सर्टिफिकेट से नीचे नहीं रख सकते। आपने क्या सोचकर ऐसा किया है? उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। मैंने डिस्क्राइब किया कि आप कहीं भी ये देखकर बताइए कि क्या किसी चीज़ को मसाले के तौर पर हिंसा को इस्तेमाल किया गया है, क्या किसी चीज़ को यदि मैं वहाँ से सिर्फ निकाल कई बार इस तरह का इशारा भी होता है कि आप लेन देन कर लीजिए और बाकी जो भी बाधाएं मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहूँगा, साफ दिल से कहना चाहूँगा, ऐसी कोई गंध मुझे कहीं नहीं मिली। आपको नहीं आई? बड़े खुशनसीब हैं आप। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको बताऊं कि उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया और उसके बाद सिर्फ एक संवाद था जिसके बारे में उनका कहना था कि यह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कहा हुआ है, उसी चीज़ को आप अपने किसी कैरेक्टर से कहवा रहे हैं, ये मत कीजिए, इसे काट दीजिए। और इसके अलावा बिना किसी कट के पूरी फिल्म यूए सर्टिफिकेट के साथ उन्होंने पास किया। मगर दूसरी तरफ जब मैंने उसका ट्रेलर, उसका प्रोमो वहाँ पर जमा किया तो तब तक वो बोर्ड बदल चुका था, वो चीफ बदल चुके थे, लोग बदल चुके। अरविंद जी, आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहेंगे कि अगर इंडस्ट्री के बहुत ही चर्चित कलाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको इम्पा से जुड़े होने का अनुभव है, फिल्म बना चुके हैं, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने अपने अभिनय भी दिखाए हैं। अनिल नागराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, बताइए। अनिल जी, आजकल फिल्म सेंसर बोर्ड को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है, इंडस्ट्री के हर शाखा से आप परिचित हैं, हर ब्रांच में आप जाने जाते हैं। आप कैसे रिएक्ट करेंगे जो विवाद सामने आ रहा है फिल्म सेंसर बोर्ड को लेकर? देखिए, जहाँ भी गवर्नमेंट के हाथ में छड़ी होती है तो उस छड़ी को चलाने वालों के अंडर करप्शन तो आ ही जाता है। और करप्शन के साथ में जिस तरह का आजकल पॉलिटिकल, रिलीजियस, हर तरह की इन्फ्लुएंसिंग, फिल्म इज अ बिजनेस, फिल्म इज नॉट चैरिटी। कोई डॉक्यूमेंट्री बना के नहीं चला रहा है। जब आदमी कोई बिजनेस करता है तो वो अपनी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाता है, एक टारगेट ऑडियंस को फिल्म प्लेस करता है, उन्हें पसंद आती है तो देखते हैं, नहीं पसंद आती है तो नहीं देखते हैं। गवर्नमेंट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। गवर्नमेंट का काम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आप बोलिए एडल्ट पिक्चर है,
ये बच्चों के लिए पिक्चर है या नहीं है, जी पर इसमें दुनिया भर के कट कर दो, डिलीट कर दो, ये उसको बुरा लगेगा, वो उसको, अरे भाई बुरा लगेगा तो मत देखो ना यार। द होल इशू इज टोटली आउट ऑफ सेंस, क्योंकि सारा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। जो मैंने सुना मैडम लीला सैमसन का बयान कि कांग्रेस के राज में भी वही हाल था, यूपीए में, एनडीए में भी वही है, उनको कोई रिलीफ नहीं, इन द सेंस जी। कि पॉलिटिकली कन्वीनियंट है। लेट द फिल्म मेकर्स बी अंडर आवर कंट्रोल। यस तो कल को अगर मैं बोलता हूँ सेंसर सर्टिफिकेट की वैल्यू उस वक्त मानी जाए जब उस सेंसर सर्टिफिकेट को लेने के बाद कोई मेरी पिक्चर की स्क्रीनिंग ना रोक सके, जी। कहीं थिएटर में मेरी पिक्चर को रोका ना जा सके, हाँ। कोर्ट मेरे को अपहोल्ड करे, अरे उसकी कोई वैल्यू नहीं। सेंसर सर्टिफिकेट के बाद में कोई भी कहीं खड़े होके केस कर देता है, मेरी फीटिंग हर्ट हो जी। गई, कोई भी जाके दर्शन लगा के थिएटर पे 4 शीशे तोड़े, पिक्चर को रुकवा देता है। किस बात के लिए सेंसर सर्टिफिकेट, किस बात का टेंशन? बिल्कुल, और बेसिकली हम लोग क्या ही गलत लेन में रहे हैं। जी हम लोगों को ये देखना भाई ये पिक्चर एडल्ट देख सकते हैं कि नहीं। जो ऑडियंस पब्लिक लोगों को वोट देती है, नोट लेके वोट देती है, हाँ। वो नोट खर्च के हमारी पिक्चर देखती है। जी उसको आप कौन होते हैं सिखाने वाले कि तुम क्या देखने के लायक हो या क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र है, अगर आजादी वो है। गवार बेवकूफ है तो उसके पास पैसे नहीं है पिक्चर आने के। हाँ बिल्कुल ये हर तरह की क्रिएटिव फ्रीडम जिस तरह बंद करना चाहती है गवर्नमेंट, जो जिस तरह की बातचीत चल रही है, आज हर आदमी खड़ा है, अरे भैया मैं मुसलमान पे पिक्चर ना बनाऊं, मैं हिंदी पे नहीं बनाऊं, मैं क्रिश्चियन पे नहीं बनाऊं, मैं गोवन पे नहीं बनाऊं, मैं इस पे नहीं बनाऊं, तो मैं बनाऊं किस पे? बिल्कुल। बंदर पे बना नहीं सकता, उसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड बैठा है। अनिल नागराज जी, क्या होना चाहिए ताकि स्थिति ठीक हो सके? स्थिति इसलिए होनी चाहिए, ये टोटली फिल्म इंडस्ट्री को हैंड ओवर कर देना चाहिए सर्टिफिकेशन, कि आप सर्टिफाई कीजिए, जैसे हॉलीवुड में है, वो कर देते हैं अंडर 13, अंडर 14, अंडर 17। आप मत खरीदो ना टिकट, कोई गन पॉइंट लेके थोड़ी खड़ा है आपके ऊपर की पिक्चर देखने आओ आप अपनी मर्जी से पोस्टर देख के, प्रोमो देख के, पैसा खर्च के आप थिएटर में आते हो। उसके बाद और कौन होता है बोलने वाला? अरे भाई आप देख लो, पिक्चर किसी के इमोशन को हर्ट नहीं करेगी। अगर किसी का, हर एक का इमोशन देखना है तो 60 करोड़ लोगों में 70 करोड़ इमोशन है, किस किस को आप संभालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इजी वे आउट है, पिक्चर को बैन कर दो, पिक्चर को बंद कर दो। अरे मत जाओ देखने भैया, अपने आप पिक्चर फ्लॉप होती है, कोई पूछता नहीं है। ये मेरा कहना है। सेंसर बोर्ड काम कैसे करे, इसका डिसीजन कौन लेगा, किसके नियंत्रण में होना चाहिए? सर गवर्नमेंट को ये हैंड ओवर करना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री को। उल्टा गवर्नमेंट पब्लिसिटी क्लियरेंस अपने हाथ में ले रही है। कुल मिला के आपका कहना ये है कि अब फिल्म इंडस्ट्री को आगे आना होगा और अपना आगे इसको आना संभालना होगा, अपना हक मांगना होगा, क्योंकि अभी फिल्म पब्लिसिटी क्लियर करने का जो जिम्मा फिल्म इंडस्ट्री के पास था वो गवर्नमेंट ने सेंसर बोर्ड को दे दिया है। बिल्कुल। और ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है कि वो कस्टम बोर्ड हो, इनकम टैक्स हो, सेंसर बोर्ड है। एक सवाल हमारे सहयोगी पूछेंगे आपसे, उस्मान भाई पूछिए। उस्मान भाई। नागराज जी, आपकी बातों से सहमत हूँ। यहाँ एक आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि BCCI, बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, अभी ये देखो एक बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी है जी। अभी इस पे किसी मिनिस्ट्री का, किसी गवर्नमेंट का कोई निर्णय नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है जी। कोई कंट्रोल, पूरा नियंत्रण है तो सिर्फ और सिर्फ BCCI का है। इसी तर्ज पर ये सेंसर बोर्ड बन सकता है, लेकिन क्या कभी फिल्म इंडस्ट्री उस्मान भाई इसके लिए पहल किया? उस्मान भाई 1 मिनट आपको रोकना आप जो चाहूंगा। बात कर रहे हैं एहसान भाई, BCCI भी तो पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है यार। उस्मान भाई, आज BCCI की आप अनिल मुझे भाई, कोई अनिल बता दो, politician- बिहार से लेके पंजाब से लेके कहीं भी हर जगह पॉलिटिकल्स बैठे हुए हैं। नहीं, politician उसमें अखाड़े में पढ़ रहे हैं, politician election लड़ रहे हैं, वो बात अलग है। अनुपम खेर जी क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? पहले अनुपम खेर जी को सुन लेते हैं। अनुपम जी। एग्जामिनिंग कमेटी में गई, रिवाइजिंग कमेटी में गई और उसके बाद ट्राइब्यूनल में जाकर वो पास हुई है और वहीं क्रिया रहती है कोई भी फिल्म कास्ट कराने की। अब वो पिक्चर कैसी है नहीं मैं नहीं जानता, मगर उस पर रिज़ाइन कर देना, ये इंटरफेरेंस करना, आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर उनको कोई परेशानी थी तो इससे पहले भी बहुत सारे सेंसर के इश्यूज आए हैं जिसमें वो बोल सकती थी कि इसमें हस्तक्षेप है, या फिर जैसा कि सरकार ने कहा है कि हमें बताइए कि कौन सा हस्तक्षेप किया है। तो आई थिंक ये पॉलिटिकल ओवरटोन देने की बात है, इसमें और कुछ नहीं है, बिकॉज टेक्निकली फिल्म। अनुपम खेर जी, कुल मिलाकर इस पूरे
अभी जो कुछ भी है उसको गलत कर रहे हैं। रिद्धिमा, आपने देखा कि यही अनुपम खेर हैं जिनके ऊपर कई बार कभी आरोप भी लगा था, आप क्या कहेंगी? इन्हीं अनुपम खेर जी पर फिल्म फाइनल सॉल्यूशन बनी थी राकेश मेहरा जी की, और इन पे आरोप था कि इन्होंने फिल्म को पास होने ही नहीं दिया क्योंकि उस वक्त ये गुजरात के मोदी जी के गोधरा राइट के ऊपर थी जी। अब अगर गोधरा कांड पर बनी हुई फिल्म को पास नहीं होने दिया जाता, और आशुतोष जी मैं इसी सिक्के के दो पहलू आपके सामने रखना चाहूंगी जी। एक पहलू तो ये है कि फिल्म जैसे फायर, वाटर, दीपा मेहता की जो फिल्में थी जिन्हें हिंदू रक्षक संघों में ठीक से नहीं लिया गया था या उनके खिलाफ बहुत तमाशेबाजी की गई थी, तब इन फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने पास किया, इन्हें दर्शकों के सामने लाया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो बीते जमाने में फिल्म आंधी बनी थी जिसे कहा जाता था कि इंदिरा गांधी की जीवनी पर है। तो इंदिरा गांधी के प्रभाव पे उस वक्त इस फिल्म के कुछ हिस्सों को वापस फिल्माया गया था। यही नहीं, बहुत ही अभी अभी की फिल्म आई हुई है प्रकाश झा की चक्रव्यूह पिक्चर में एक गाना था जिसमें अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों के ऊपर वो गाना साधा गया था। सत्याग्रह में ये गाना था। बिल्कुल, सत्याग्रह में। और उस गाने को सेंसर बोर्ड ने पास नहीं होने दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि वरिष्ठ उद्योगपतियों पे ये सीधा निशाना है। पर जैसा कि अभी अनिल नागरथ जी ने कहा कि कोई भी फिल्म या कोई भी विचार अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। तो आज मैं कुछ सोचती हूँ तो ये मेरा खुद का विचार है, इसे सामने लोगों के रखने का लोकतंत्र में हमें पूरा फ्रीडम दिया जाना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। अब आपको नहीं देखनी है पिक्चर, अब पीके कई लोगों के अगेंस्ट या विपक्ष में थी कि हिंदू स्वयं सेवकों को नहीं तो अच्छी सवाल लगी। तो वही है ना कि जब फिर भी सेंसर बोर्ड ने सबसे पास ज्यादा कर दिया लोगों तो ने क्या पीके जरूरत को है आपको देखा। कोई विरोध 300 करे? करोड़ अनिल फिर नागरथ भी जी सारे सही बोल लोगों रहे ने हैं। बिजनेस पीके को किया है। देखा। अगर इतने सारे लोग इस फिल्म के बिल्कुल। विरोध में थे, अगर इतने सारे लोग नहीं चाहते थे इस फिल्म को देखना, अगर ये फिल्म इतने सारे लोगों की भावनाओं को आहत कर रही थी, तो ये रिजल्ट कैसे है? और यही सेंसर बोर्ड ने पीके को अब पास बहुत ही किया देखिए था। समय बहुत कम रह गया, आप लोगों से संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या फिल्म सेंसर बोर्ड को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, किसका दायित्व होना चाहिए? अरविंद जी आप बताइए, सरकार का या फिल्म इंडस्ट्री का? फिल्म सेंसर बोर्ड को, जैसा कि अनिल नागरथ जी ने कहा, मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा उसे कि फिल्म सेंसर बोर्ड को फिल्म इंडस्ट्री को देना चाहिए। कलाकार, फिल्म की समझ रखने वाले, समाज और फिल्म की रिश्ते की समझ रखने वाले लोगों को बोर्ड में होना चाहिए। और एक बार सेंसर बोर्ड ने जिस फैसले को दे दिया, उस फैसले को किसी को हक नहीं होना चाहिए, न तो किसी बाबा को, न तो किसी मौलवी को, न तो किसी ईसाई संत को, न ही किसी राजनीतिज्ञ को, न ही हमारे प्रधानमंत्री सर को, किसी को हक नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि उसने कर दिया तो अब जनता को हक होना चाहिए कि वो उसे देखे, जनता को कि हक न होना देखे। चाहिए, बिल्कुल। जनता को लोकतंत्र है और जनता का ही एक बार बोलबाला। सेंसर हो गई तो उसके बाद जनता को हक होना चाहिए, बिल्कुल। बीच में किसी और को आने का हक नहीं है। ये बहुत साफ साफ कहा, और निश्चित रूप से इस चर्चा में जुड़ने के लिए सबसे पहले जो हम धन्यवाद देंगे अनिल नागरथ जी को देंगे, और उनको जिस तरह से उन्होंने महसूस किया कि बॉलीवुड को हैंडओवर कर देना चाहिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे अहम है लोकतंत्र में कि जनता की राय क्या है, जनता क्या चाहती है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए मोहम्मद उस्मान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रिद्धिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अरविंद रंजन दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो यही है लोकतंत्र, जहां आप अपने विचारों को प्रस्तुत तो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसका विरोध हो। तो अब वक्त आ गया है कि उस विरोध को हम किस स्तर पर लें, और उसकी आज़ादी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमें किस तरह के कदम उठाने होंगे। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में फिल्म सेंसर बोर्ड का जो मुद्दा है वो गर्म ही रहने वाला है, जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सरकार को बड़े दिल से ये देखना होगा कि वाकई अब इसको किस दिशा में आगे बढ़ाना है या उस पर नियंत्रण रखना है। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? पता है मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? डांस एक आर्ट है, आर्ट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। वो हार्डकोर एंटी फैमिली मैन है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? वेलकम टू लेमन होम डिनर फ्रेंड्स। मैं सुधा सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड और टीवी की कुछ चटपटी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। पता है मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? डांस एक आर्ट है, आर्ट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। वो हार्डकोर एंटी फैमिली मैन है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? फ्रेंड्स, मुंबई में आए दिन पेस 3 पार्टियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन इस पार्टी में वेस्टर्न म्यूजिक का चलन आम हो गया है। AIFW चेयरमैन एहसान रेहान की बर्थडे पार्टी कुछ हटके रही थी और इस पार्टी में वेस्टर्न म्यूजिक के बजाय गजल और सूफी अंदाज में ये पार्टी मनाई गई। हम झुक के नहीं मिलते, वो रुक के नहीं मिलते, हम झुक के नहीं मिलते, इसका तो ये मतलब है कुछ वो भी है कुछ हम भी। कयामत ये है कयामत, 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 कयामत ये है कयामत। सुने प्रशांत भाई, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि शेर सुनने के बाद तो आप पैसे देंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है। लगा के रुखेला जवाब में, सुर में का दिल लगा के रुखेला जवाब में, नुक्ता बढ़ा दिया है खुदा की किताब में। हो नुक्ता बढ़ा दिया है खुदा की किताब में। उस्मान भाई, ये आखिरी शेर चल रहा है, आखिरी पहलू पे है, तो ये शेर सुन लें। कयामत ये है कयामत, क्योंकि आखिरी मकाम पर है, आपको आने में लेट हो गया। हाँ, सुर में का दिल लगा के, सुर में का दिल लगा के रुकेला जवाब में, सुर में का दिल लगा के रुकेला जवाब में, नुक्ता बढ़ा दिया है खुदा की किताब में, नुक्ता बढ़ा दिया है खुदा की किताब में। वादा किया था हमसे मिलेंगे शबाब में, वादा किया था हमसे मिलेंगे शबाब में, वादा किया था हमसे मिलेंगे शबाब में। रेहान बहुत ही बढ़िया आदमी है, उसके साथ में ये मेरी चौथी मुलाकात है। 3 बार पहले मुलाकात हो चुकी है, बड़ी अच्छी मुलाकात रही और उसमें दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि रेहान ने मुझे बोला भैया इस बार पार्टी में आना पड़ेगा, और ये पहली बार मैं उसकी पार्टी में आ रहा हूँ रेहान की, एंड बहुत बढ़िया लग रहा है।